हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और सभी आने वाले जो लेसन्स है वो भी आपको मिलते रहेंगे। और आपको इसे अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, जिससे कि उनको भी ये वीडियोज जो है मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। Effect of a British rule. Okay, so in this chapter we are going to study the effect of a British rule over India. इस चैप्टर में जो है ब्रिटिश का जो रूल हमारे इंडिया पे था उसका इफेक्ट क्या हुआ वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे तो उन्होंने पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की थी। ओके, वी हैव सीन दैट ड्यू टू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज द यूरोपियन पावर रीच द इंडियन कोस्ट। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से पता चलता है हमको कि यूरोपियन पावर जो है, यूरोप का जो पावर है वो कहाँ तक आ गया था, हमारे इंडियन कोस्ट के तरफ आ गया था। ऑल द यूरोपियन इंक्लूड पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर द रेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ इंडियन मार्केट। तो सभी जो यूरोपियंस है, इंक्लूडिंग पोर्तुगीज भी है, डच है, फ्रेंच है और ब्रिटिश जो है वो हमारे इंडिया में जो है अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, कैप्चर करने के लिए उनकी रेस लगी हुई थी। व्हेन द ब्रिटिश कम टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पज, द पोर्तुगीज हैज ऑलरेडी सेटल्ड हियर। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आया व्यापार को लेकर, तब पोर्तुगीज जो है ऑलरेडी हमारे इंडिया में सेटल हो चुका था। एंड दे गेव अ बिटर रेजिस्टेंस, और उनका जो है एक बहुत कड़वा अनुभव जो है इंडिया को आ चुका था। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन देम, पर बाद में जो है फ्रेंडली रिलेशंस जो है बन गए। ठीक है, बट द एस्टैब्लिश the domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. तो अपोजिशन करने के लिए जो है इंडिया में वो जो है बाकी जो कंट्रीज के लोग आ रहे थे, फ्रेंच है, डच है और लोकल जो रूलर्स थे, हमारे रूलर्स जो थे उनके ऊपर जो है वो अपोजिशन जो है करना शुरू किया उसने। सो ब्रिटिश एंड द मराठाज, द मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ अ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न साइड में जो है इंडिया के मुंबई जो है वो मेन सेंटर था ब्रिटिश के लोगों का। ओके, दे वेयर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठाज हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। वो जो है ब्रिटिश नियर बाय टेरिटरीज मतलब मुंबई के आसपास का जो एरिया है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मराठा जो है हमारी आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग थी। Okay, so after the death of Peshwa Madhavrao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for Peshwaship. Okay, so जब पेशवा माधवराव की जब डेथ हुई तो उसके अंकल जो है रघुनाथ राव वो जो है ब्रिटिश लोगों की हेल्प कर रहे थे। किस लिए? उसको लालच था पेशवाशिप का। तो इसलिए वो ब्रिटिश को जो है मदद कर रहे थे। सो दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। और इस तरह से जो है उसके मदद करने की वजह से जो है ब्रिटिश जो है का एंट्रेंस हो गया है मराठा पॉलिटिक्स में। ओके, ड्यूरिंग 1774 to 1880 3 wars were fought between the Marathas and the British। 1774 से लेके तो 1880 तक 3 वार्स जो है मराठा और ब्रिटिश के बीच में हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वार द मराठाज यूनाइटेडली फेस्ड द ब्रिटिश।
during first war Maratha faced the British and hence proved superior, और इसलिए जो है वो superior हो गए. Okay, in 1782 with the treaty of Salbai the first Anglo-Maratha war come to an end. और 1782 में जो है एक ट्रीटी हुई, मतलब समझौता हुआ सालबई में. ओके, सो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है इसकी वजह से, समझौते की वजह से एंड हो गया. ओके, नेक्स्ट द सब्सिडरी अलायंसेस. सब्सिडरी अलायंसेस यानी एक ट्रीटी है. इन 1794 लॉर्ड वेलेस्ली अराइव इन इंडिया एज गवर्नर जनरल. तो 1798 में जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली जब आया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका एक ही मोटो था कि इस्टेब्लिश द ब्रिटिश डोमिनेंट ऑल ओवर इंडिया. हाँ, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो है इंडिया के पीपल को जो है हराश करना या फिर उसको डोमिनेट करना. फॉर दिस ही साइन द सब्सिडियरी अलायंसेस, और इसीलिए जो है उसने ये सब्सिडियरी अलायंसेस जो है साइन किया मेनी ऑफ द इंडियन रूलर्स से. अकॉर्डिंग टू दिस अलायंसेस द इंडियन रूलर्स वेयर एश्योर्ड ऑफ अ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प. तो इस हिसाब से जो है इंडियन जो है ब्रिटिश मिलिट्री को हेल्प करेगा. ओके, देर वेयर सम टर्म्स लेड ऑन देम, और ये जब हेल्प करेंगे तो कुछ टर्म्स और कंडीशंस रहेगी. द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट. तो इंडियन रूलर्स जो है वो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करेंगे कोर्ट में, एंड हैव टू पे कैश, और जो है वो कैश देंगे उनको, और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, या फिर टेरिटरी का कुछ पार्ट जो है ब्रिटिश आर्मी को देंगे टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस. उसका मेंटेनेंस करने के लिए जो है कुछ टेरिटरी उनको दी जाएगी इंडिया की, और जो है टेरिटरी दी जाएगी, या फिर उनके कोर्ट में जो है उनको, और जो है उनके कोर्ट में उनको कैश जो है दिया जाएगा. ओके, द रूलर्स वुड नॉट हैव एनी अलायंसेस विथ एनी अदर पावर. और रूलर्स को जो है दूसरे कोई भी पावर्स जो है ब्रिटिश ने नहीं दिए थे, और डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश से पूछे बिना जो है कोई वार भी नहीं वो कर सकते थे. ओके, इंडियन. सो द रूलर्स वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज स्टेट. और रूलर्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो रहेगा इन स्टेट में. सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द सिस्टम, और सब इंडियन रूलर ने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम को, एंड लॉस्ट देयर फ्रीडम, और खुद का जो फ्रीडम है उन्होंने वो लॉस कर दिया. ओके, इन 1802 बाजीराव टू साइन द सब्सिडियरी अलायंसेस ट्रीटी विद द ब्रिटिश. और 1802 में जो है बाजीराव टू ने भी साइन किया सब्सिडियरी अलायंसेस, जो एक समझौता ट्रीटी विद ब्रिटिश के साथ में. दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई. और ये जो अलायंसेस है, मतलब ये जो समझौता है, ये ट्रीटी ऑफ वसई के नाम से जाना जाता है. बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मराठा सरदार. लेकिन ये जो ट्रीटी हुई थी, ये जो समझौता हुआ था, वो कुछ जो मराठा सरदार थे उनको पसंद नहीं आया. सो दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो मराठा वार. और इसका ही असर क्या हुआ कि सेकंड जो है एंग्लो मतलब ब्रिटिश और मराठा के बीच में एक वार हुआ. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वाज इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस ऑफ अ ब्रिटिश इनटू मराठा स्टेट. और जब ये ब्रिटिश की जो जीत हुई, सो देयर वाज अ इंक्रीज उनका इंटरफेरेंस जो है इंडिया में और ज़्यादा बढ़ गया. ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट पे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है पड़ने लगा. सो दिस बिकम इनटॉलरेबल एंड बाजीराव टू वेज अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये जो ब्रिटिश का जो हम पे दबाव था वो इनटॉलरेबल था, मतलब ये इसको सहन ही नहीं कर सकते थे. और इसीलिए जो है बाजीराव टू ने जो है उनके साथ में फिर एक वार किया अगेंस्ट ब्रिटिश. सो ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, एंड इन 1880 ही सरेंडर्ड टू द ब्रिटिश. और फिर जो है वो फिर से हार गए, और 1880 को
वो उन्होंने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश को। ओके। इन द मीन टाइम द कैपिटल ऑफ मुगल्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। और ये जो मिन टाइम था इसमें जो है कैपिटल ऑफ मुगल्स, जो मुगल्स का कैपिटल था वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे। दौलत राव शिंदे ने उस पर कंट्रोल कर लिया था। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक captured the Mughal emperor and gained victory over हिंदुस्तान। और जो इनका ट्रूप था शिंदे का, बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे जनरल लेक कैप्चर द मुगल, उन्होंने विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो है एक जीत का जो है जश्न मनाया गया। ठीक है। छत्रपति प्रताप सिंह। नेक्स्ट इज द छत्रपति प्रताप सिंह। ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड, और उसके बाद में जो है पेशवाशिप जो है का एंड हो गया। छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग, लेकिन जो है छत्रपति प्रताप सिंह जो है वो अभी भी सातारा में जो है राज्य कर रहे थे। सो ब्रिटिशर साइंड अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह, और ब्रिटिशर ने जो है क्या किया, छत्रपति प्रताप सिंह से जो एक ट्रीटी साइन की, मतलब एक समझौता साइन किया, एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर। और ये समझौते में क्या हुआ कि उन्होंने ग्रैंड डफ जो है उनको एज अ ऑफिसर जो है अपॉइंट किया वहाँ पर। किस लिए? क्योंकि उस स्टेट का जो है सभी जो कामकाज है वो देखने के लिए। ओके। सो बट लेटर the Chhatrapati was dethroned and exiled to काशी। और उसके बाद में जो है छत्रपति जो है वो जो है उन्होंने तलवार रख दी और वो जो है काशी में चले गए, और ही डाइड देयर इन 1847, और वहाँ पर जो है 1847 में उनको जो है वो डेट हो गए। ओके। रंगो बापूजी गुप्ते, रंगो बापूजी गुप्ते जो है लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति फाउट द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू इंग्लैंड बट हिज एफर्ट्स वेयर सक्सेसफुल। तो ये जो गुप्ते हैं वो एक लॉयल ऑफिसर थे, मतलब छत्रपति शिवाजी के साथ में काम कर रहे थे। तो वो उन्होंने जो है फाइट की, बैटल किया किससे? इंग्लैंड से, बट हिज एफर्ट वेयर सक्सेसफुल। बैटल किया एंड वेंट अप टू इंग्लैंड, और वहाँ से जो है वो इंग्लैंड चले गए, बट हिज एफर्ट वेयर सक्सेसफुल। लेकिन इसका जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल रहा। मतलब वो जो लड़ाई है वो सक्सेसफुल रही। सो लॉर्ड डलहौजी ने जो है एडॉप्शन पॉलिसी को जो है रिजेक्ट कर दिया, एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सातारा, और सातारा पे जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। ठीक है। डू यू नो Chhatrapati Pratap Singh made provision of a water to the city by building a water tank on the backside of a Yevteshwar temple and Mahadara in Satara। छत्रपति प्रताप सिंह ने जो है वाटर का प्रोविज़न जो है सिटी के लिए कर दिया था। मतलब एक बिल्डिंग उसने जो वाटर टैंक बनाए कहाँ पर? येवतेश्वर टेम्पल के साइड में और महादरा में इन सातारा। ओके। रोड्स वेयर बिल्ट इन द सिटीज़ में जो है सातारा में उन्होंने रोड्स बनाए। ट्रीज वेयर प्लांटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड के दोनों साइड में ट्रीज प्लांट किए। स्कूल्स वेयर बिल्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्कूल का निर्माण किया। एंड फॉर टीचिंग संस्कृत मराठी और इंग्लिश पढ़ने के लिए। ओके। प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप, प्रिंटिंग प्रेस जो है उन्होंने बनाई। एंड मेनी यूजफुल बुक्स वेयर पब्लिश, और उस प्रिंटिंग प्रेस में जो है बहुत सारे बुक्स जो है पब्लिश हुए। इन 1827 सभानीति बुक ऑन पोलाइटी वॉज प्रिंटेड। सभानीति नाम का एक बुक जो है वो जो है 1827 में प्रिंट किया गया। ही बिल्ट रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़। उन्होंने जो रोड जो डेवलप किए वो सातारा से महाबलेश्वर की ओर और महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ तक। ओके।
सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू वो महाड़, और यही सेम रोड जो है फिर बड़े हो गए महाड़ में। देन छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी। प्रताप सिंह जो है खुद रोज एक पर्सनल डायरी लिखते थे, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ अ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ब्रिटिश का जो है इफेक्ट कैसे हुआ इंडिया पे वो हम अब देखने वाले। ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट जो है क्या है देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1765 में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो है अपनाई इन बंगाल में। द कंपनी अंडरटूक द वर्क ऑफ अ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब ऑफ अ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसमें जो है ये कंपनी जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो वर्क कर रही थी, क्या वर्क कर रही थी, वो रेवेन्यू कलेक्शन कर रही थी। वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल, जो नवाब जो था बंगाल का वो क्या कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। दिस वाज नोन एज अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब ये दो लोग जो है वहाँ बंगाल में काम कर रहे थे, एक जो कलेक्शन कर रहा था रेवेन्यू का और एक जो है लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा था। तो ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब दो प्रकार की गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ पे चल रही थी। सो the ill effect of a dual government system could be seen after a certain time period। लेकिन इसका जो है एक बुरा असर जो है गवर्नमेंट सिस्टम पे पड़ा, और इसका असर जो है कुछ पीरियड के बाद में सामने आया। मनी इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स, मतलब जो सभी मनी जो है टैक्सेस के रूप में जो है कंपनी के ऑफिसर्स के पास में जा रहा था। द मोनोपोली ऑफ अ ट्रेड इन इंडिया वाज गिवन to East India Company and hence many trading companies in England इनवाइट देम। ओके, तो इसका क्या असर हुआ कि मनी जो है सब ऑफिसर्स के पॉकेट में जा रहे थे और उनकी मोनोपोली हो गई थी व्यापार में, मतलब उन्हीं का व्यापार जो है इंडिया में चल रहा था। एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो है इंग्लैंड की जो है वो हमारे इंडिया में इनवाइट हुई। ओके, सो द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव्ड criticism in England and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company। और इसके वजह से जो है ये वर्किंग सिस्टम जो है कंपनी का इन इंडिया में देखकर जो है बहुत लोगों ने उस पर जो है क्रिटिसाइज किया। इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रिटिसाइज किया, एंड इंग्लैंड और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉज, और इंग्लैंड ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है फिर कुछ इम्पोर्टेंट लॉज बनाए टू कीप कंट्रोल ओवर कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज जो है बनाए गए। ठीक है, एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो है बाद में एक एक्ट पास किया गया। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एक्ट, हाँ, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, तो उसमें जो है बंगाल गवर्नर जो है केम टू नो द गवर्नर जनरल के पास में आया, हाँ, इसके बारे में बात करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू इस एक्ट के थ्रू जो लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग जो था वो गवर्नर जनरल था इंडिया का। ओके, ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंसेस। उसके पास में पूरे हक थे जो इस पॉलिसी को कंट्रोल करने के, कहाँ पर, मुंबई और मद्रास में। ओके, अ कमिटी ऑफ 4 members वॉज सेट अप टू असिस्ट हिम, और उनके साथ में जो है एक कमिटी थी जिसमें 4 members थे जो वॉज सेटअप टू असिस्ट हिम, वो उनको असिस्ट कर रहे थे। ओके, इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास, और 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है पास किया गया। यू अंडरस्टूड दैट? यहाँ पे हाँ, इंडिया पास द पिट्स इंडिया एक्ट।
ओके. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ अ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो पास हुआ था, वो क्या कह रहा था कि इस अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड, मतलब इस एक्ट में जो है कुछ के हिसाब से कुछ परमानेंट मेंबर्स जो है वो बोर्ड में रहेंगे, जो कंट्रोल करेंगे बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, उसको जो है उसके जो भी कामकाज है उसका मैनेजमेंट वो कंट्रोल करेंगे और उस पर कुछ रेगुलेशन करेंगे. ओके. सो in 1830, 1833 and 1853 न्यू लॉज वेयर पास्ड बाय द पार्लियामेंट. और इसके लिए मतलब ये कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके रेगुलेशन मैनेजमेंट के काम को जो है 1883 और 1833 और 53 में एक न्यू लॉ पास किया गया. द पार्लियामेंट टू मेक सर्टन चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी. और ये जो पार्लियामेंट है उन्होंने कुछ सर्टन चेंजेस किए ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों में. ओके. इन दिस वे देयर इवॉल्व्ड एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इस तरह से जो है इनडायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को. ये समझ में आया आपको? विद द emergency of a British rule, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया. और इस तरह से जो है ये ब्रिटिश रूल से जो है एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है डेवलप हुई इंडिया में. ओके. सिविल सर्विसेज, मिलिट्री पॉलिसी, फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम्स बिकम द मेन पिलर्स ऑफ अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सिविल सर्विस, मिलिट्री सर्विस और पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम जो है ये मेन पिलर जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के रहे. ओके. फर्स्ट वी सी द सिविल सर्विसेज. द स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देयर वाज अ नीड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट्स. ओके. अगर हमारे ब्रिटिश रूल को जो है इंडिया में अगर क्या करते स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है हमें ब्यूरोक्रेट्स की जो है ज़रूरत थी. ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हाट? ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो है एक नौकरशाही या फिर एक सरकारी ऑफिसर, इसकी जो है हमें ज़रूरत पड़ने लगी. ओके. सो सिविल सर्विसेज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश गवर्नमेंट. और इसीलिए जो है सिविल सर्विसेज का जो है निर्माण किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त. ओके. ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड कैरिड आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी. और उन्होंने जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए प्राइवेट ट्रेड कैरियर जो करते थे उनके ऊपर. मतलब व्यापार जो है, प्राइवेट व्यापार जो करते थे उनके ऊपर उन्होंने बंधन लगा दिए, बट आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स. मतलब ये जो कंपनी ऑफिसर्स जो थे उनके ऊपर. ओके. एंड फॉर दिस पर्पज ही इंक्रीज देयर सैलरी. और इसके लिए जो है उन्होंने उनकी सैलरी जो है बढ़ा दी. ठीक है. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. और लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी इनटू डिस्ट्रिक्ट. तो मतलब ये जो टेरिटरी है जो ब्रिटिश ने ऑक्युपाइड की थी, उस टेरिटरी को जो है उन्होंने डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में. ओके. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है डिवाइड हो गए, वहाँ पे जो है एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपॉइंट किया जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ अ रेवेन्यू. और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का है तो वो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर था वही जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था. ओके. गिविंग जस्टिस, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. और उनको जस्टिस जो है उससे न्याय मिल रहा
था, और लॉ एंड ऑर्डर को भी जो है लॉ एंड ऑर्डर भी फॉलो हो रहा था। द ऑफिसर्स वेयर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और ये जो ऑफिसर है ऐसे ही अपॉइंट नहीं होते थे, उनकी कंपटीशन एग्जाम होती थी जैसे आज भी होती है, नोन एज इंडियन सिविल सर्विस ICS, जो आज भी होती है। ओके, तो ये इंडियन सिविल सर्विस के द्वारा उनको चुना जाता था और फिर उनको जो है अपॉइंट किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पार्ट हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है मिलिट्री एंड पॉलिसी फोर्स से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अगर ये पार्ट आपको समझ में आया है, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, समझ में भी आ रहा है तो हमें इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो है बेल बटन को क्लिक करना है, जिससे बाकी सभी नोटिफिकेशन, बाकी के सभी लेसन और आगे आने वाले लेसन भी आपको जो है मिल जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस